हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। मैंने आपको पिछली वीडियो में सविनय अवज्ञा आंदोलन तक बता दिया था। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले आप उस वीडियो को जाकर देख लीजिए। मैंने उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी ताकि आपको समझ में आसानी से आ जाए। अब हम सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान ही गोलमेज सम्मेलन को शुरू करने जा रहे हैं। तो चलिए देरी न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे और काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। कौन? तीनों गोलमेज सम्मेलन, जो कि कई बार एग्जामिनर ने इससे संबंधित क्वेश्चंस भी पूछे हैं। इसीलिए मैंने बहुत ही ज़्यादा अच्छे से कवर किया है, ध्यान से सुनिएगा। 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे। पहला हुआ था 1930 को, दूसरा हुआ था 1931 को और तीसरा हुआ था 1932 को। तीनों लगातार है, इसीलिए आपको याद करने में मुश्किल नहीं होगी। याद रखिएगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था 1930 को। उसी दौरान गोलमेज सम्मेलन भी शुरू हो गया था। तो आखिर ये गोलमेज सम्मेलन क्यों शुरू हुआ? तो आपको कुछ पता है इसके बारे में? नहीं पता हो तो आप वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के खत्म करने के लिए अंग्रेजों ने सोचा क्यों ना महात्मा गांधी को लंदन बुलाया जाए। लंदन बुलाकर उन्हें सामने कुछ प्रस्ताव रखे जाएं कि हम आपकी बातों को मानेंगे और आप इस सविनय अवज्ञा आंदोलन को खत्म कर दो। इसीलिए लंदन में गोलमेज सम्मेलन को रखा गया था। तो आप इस नाम से ही देख रहे हैं, गोलमेज। गोलमेज मतलब राउंड टेबल। तो इसे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कहते हैं क्योंकि ये उस समय राउंड टेबल पर ही सम्मेलन हुआ करता था। इसका भी एक मतलब होता है, ये आप देख रहे हैं रेक्टेंगल चेयर। यहाँ पर जो व्यक्ति होता है वो हेड होता है। जैसे घर पर जो डाइनिंग टेबल होती है वहाँ पर सब खाना खाते हैं, ये तो आप सभी को पता ही होगा। वहाँ पर इस चेयर पर किसे बिठाते हैं? जो घर का हेड होता है, यानी कि जो बड़ा होता है उसी को ही बिठाते हैं। बाकी के सभी मेंबर यहाँ पर बैठते हैं। और जो राउंड टेबल होता है वो बिल्कुल गोल होती है। इसमें ना कोई छोटा होता है, ना कोई बड़ा होता है और ना ही इसमें कोई मुखिया होता है, यानी कि हेड होता है। अंग्रेज बहुत चालाक थे। वो ये दिखाना चाहते थे कि भारतीयों को बराबर अधिकार दे रहे हैं, राउंड टेबल मीटिंग रख रहे हैं। इसमें ना कोई बड़ा है और ना ही कोई छोटा है, इसीलिए उन्होंने गोलमेज सम्मेलन को रखा था। इसमें भी उनका एक मतलब था। तो आपको ये भी याद रखना है, जो तीनों सम्मेलन हुए थे वो लंदन में एक ही जगह पर हुए थे। कहाँ पर हुए थे? लंदन में हुए थे। और बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग भी लिया था। और भी कोई लोगों ने भी भाग लिया था, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी ही हैं। और एग्जाम में भी यही पूछा जाएगा और ऑप्शंस में भी भीमराव अंबेडकर भी दिया होगा। इसीलिए याद रखिएगा, भीमराव अंबेडकर जी ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। और जो तीनों गोलमेज सम्मेलन हुए थे उस समय तो इंग्लैंड का एक ही प्रधानमंत्री था। उसका नाम क्या था? रैमजे मैकडोनाल्ड। याद रखिएगा, ठीक है। तीनों गोलमेज सम्मेलन लंदन में ही हुए थे। भीमराव अंबेडकर जी ने तीनों में भाग लिया था। और उस समय प्रधानमंत्री कौन था? रैमजे मैकडोनाल्ड। तो अब आप देखते हैं पहला गोलमेज सम्मेलन। तो पहला गोलमेज सम्मेलन हुआ था 12 नवंबर 1930 को। आपको बस 1930 याद रखना है, डेट याद नहीं रखनी है। और ये कहाँ पर हुआ था? तो सेंट जेम्स पैलेस में हुआ था। ये कहाँ पर है? लंदन में है। और इसका वायसराय कौन था? लॉर्ड इरविन उस समय था, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और महात्मा गांधी जी ने इसमें भाग नहीं लिया था, क्योंकि 1930 में क्या चल रहा था? सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था, ये आप सभी को पता ही होगा। सभी अंग्रेजों के विरुद्ध थे, तो कैसे उसमें भाग लें? तो इसीलिए कांग्रेस और महात्मा गांधी जी ने इसमें भाग नहीं लिया था। तो भाग किसने लिया था? तो मुस्लिम लीग के नेता मोहम्मद अली जिन्ना ने लिया था, आगा खान ने लिया था और मोहम्मद अली ने लिया था इसमें भाग। और एग्जाम में पूछा भी जाता है कि किस मुस्लिम नेता ने इसमें भाग लिया था। तो ऑप्शंस में दिया होगा मोहम्मद अली जिन्ना, आगा खान और मोहम्मद अली ने इसमें भाग लिया था। आप याद रखिएगा, ठीक है। और दलित वर्ग के नेता जो थे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, उन्होंने भी इसमें भाग लिया था। क्योंकि मैंने शुरुआत में ही आपको बताया था ना कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। तो उस समय ये दलित वर्ग के नेता बनकर गए थे। तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने भाग लिया था इसमें, याद रखिएगा। और कांग्रेस व महात्मा गांधी जी ने प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था। तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन के बाद अब हम देखते हैं गांधी इरविन समझौता। तो जो पहला गोलमेज सम्मेलन था वो अंग्रेजों ने क्यों रखा था? ताकि गांधी जी को बुलाया जाए
और उनसे कुछ अच्छी अच्छी बातें कहकर उन्हें कहा जाए कि आप जो सविनय अवज्ञा आंदोलन कर रहे हैं उसे खत्म कर दीजिए। पर गांधी जी जब वहां पहुंचे नहीं तो गोलमेज सम्मेलन का तो कोई मतलब ही नहीं रह गया। इसीलिए इसके बाद ठीक ही बात समझ लीजिए आप, गांधी इरविन समझौता हुआ। तो गांधी इरविन समझौता महात्मा गांधी और उस समय जो वायसराय था लॉर्ड इरविन, मैंने बताया था ना आपको, तो उसी के ही बीच में ये समझौता हुआ जिसे क्या कहा जाता है, गांधी इरविन समझौता कहा जाता है। तो उस समय लॉर्ड इरविन ने कुछ शर्तें भी रखी थी। पहली शर्त क्या थी, सविनय अवज्ञा आंदोलन को समाप्त किया जाए। दूसरी शर्त ये थी कि कांग्रेस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन आए। और तीसरी शर्त थी कि वहां पर ब्रिटिश सरकार का बहिष्कार किया जा रहा है, मतलब उनके सामान का बहिष्कार, यानी कि कोई प्रयोग ही नहीं कर रहा था तो उसका बहिष्कार करना वो बंद कर दिया जाए। तो ये तीन शर्तें थी जो लॉर्ड इरविन ने महात्मा गांधी के समक्ष रखी थी। तो महात्मा गांधी जी ने भी इसके बदले में क्या वही अपनी 11 सूत्रीय मांगे रखी थी कि अगर आप मेरी ये 11 मांगों को मानोगे तो मैं सविनय अवज्ञा आंदोलन को खत्म कर दूंगा और दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भी मैं भाग ले लूंगा। तो अंग्रेजों ने उस समय उनकी बातों में हामी भर दी कि हाँ, हम आपकी ये बातों को यानी कि मांगों को पूरी कर देंगे और आप दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए अवश्य आ जाइए। पर बाद में अंग्रेजों ने इनकी बातों को माना नहीं और फिर महात्मा गांधी जी ने भी तीसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया और फिर से ये सविनय अवज्ञा आंदोलन को प्रारंभ कर दिया। तो मैं आपको वो भी बताऊंगा, मगर मैं अभी ये बताऊंगा कि जो 11 सूत्रीय मांग थी वो क्या क्या थी, क्योंकि ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। एग्जाम में कैसे पूछा जाएगा ये भी मैं आपको बता देता हूँ। तो ये हैं 11 मांगें जो कि गांधी जी ने इरविन के समक्ष रखी थी। और एग्जाम में क्या होगा कि आपको 4 ऑप्शंस दे दिए होंगे, उसमें 3 मांगे होंगी और एक मांग ऐसी होगी जो गांधी जी ने नहीं मांगी होगी और आपसे यही प्रश्न पूछा जाएगा कि इसमें से कौन सा कथन गलत है। तो अब आप कैसे पता लाएंगे? तो अगर आपको 11 सूत्रीय मांग पता होगी तभी ना। तो पहली मांग गांधी जी ने इरविन के समक्ष रखी थी कि पूर्ण रूप से शराब पर प्रतिबंध लगा दिया जाए। दूसरी मांग थी कि विनिमय की दर घटाकर 1 शिलिंग 4 पैसा कर दी जाए। तीसरी मांग थी भूमि लगान आधा हो और उस पर काउंसिल का नियोजन रहे। चौथी थी नमक कर को समाप्त किया जाए। पांचवी मांग थी सेना संबंधी व्यय में कम से कम 50% की कमी हो। छठी मांग थी बड़ी बड़ी सरकारी नौकरियों का वेतन आधा कर दिया गया। और सातवीं मांग थी विदेशी वस्त्रों के आयात पर निषेध कर लगे। और आठवीं थी भारतीय समुद्र तट केवल भारतीय जहाजों के लिए सुरक्षित रहे और इसके लिए कानून का निर्माण हो। नवीं मांग थी सभी राजनीतिक बंदियों को छोड़ दिया जाए। 10वीं मांग थी गुप्तचर पुलिस हटा दिया जाए अथवा उस पर जनता का नियंत्रण रहे। और 11वीं और आखिरी मांग थी आत्मरक्षा के हथियार की अनुमति दी जाए। तो ये थी 11 सूत्रीय मांग जो कि किसने किसके समक्ष रखी थी, गांधी जी ने किसके समक्ष रखी थी, आप ये कमेंट में मुझे बताइएगा। अब हम देखते हैं दूसरा गोलमेज सम्मेलन। तो दूसरा गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था वो हुआ था 7 सितंबर 1931 को। तो गांधी इरविन समझौते के अंतर्गत गांधी और लॉर्ड इरविन थे। तो लॉर्ड इरविन के कहने पर ही गांधी जी दूसरे गोलमेज सम्मेलन में गए थे। तो यह कहाँ हुआ था, तो सेंट पॉल पैलेस में, जो कहाँ है, लंदन में है। तो मैंने पहले से ही बताया था कि तीनों सम्मेलन लंदन में ही हुए थे और इसका वायसराय कौन था, तो लॉर्ड लिनलिथगो। और पहले गोलमेज सम्मेलन का कौन था, तो लॉर्ड इरविन था। तो इसमें कौन कौन से सदस्यों ने भाग लिया था, तो मुस्लिम लीग की तरफ से मोहम्मद अली जिन्ना आए थे और दलित वर्ग के बाबा साहब भीमराव अंबेडकर थे। इन्होंने तो तीनों ही सम्मेलन में भाग लिया था और सबसे महत्वपूर्ण भी थे। कौन थे, कांग्रेस। तो कांग्रेस की तरफ से प्रतिनिधि कौन थे, तो महात्मा गांधी जी थे। और महात्मा गांधी जी एस राजपूताना जहाज से लंदन आए थे। एसएससी में बहुत बार पूछा भी गया है कि महात्मा गांधी जी किस जहाज से लंदन आए थे, तो दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए याद रखिएगा एसएस राजपूताना जहाज से। अच्छा, महात्मा गांधी जी लंदन आए थे तो फ्रैंक मॉरिस अंग्रेज व्यक्ति था जिसने महात्मा गांधी जी को अर्धनग्न फकीर कहकर पुकारा था उस समय। याद रखिएगा आप इसको भी। ये भी प्रश्न कई बार पूछा गया है कि महात्मा गांधी जी को अर्धनग्न किसने कहा था, तो फ्रैंक मॉरिस ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में ही लंदन पहुंचने पर गांधी जी को अर्धनग्न फकीर कहा था।
तो दूसरे गोलमेज सम्मेलन के बाद अब हम देखते हैं तीसरा गोलमेज सम्मेलन। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आप केवल इसकी डेट याद रख लीजिएगा। जैसे पहला हुआ था 1930 में, दूसरा हुआ था 1931 में और तीसरा हुआ था 1932 में, और ये भी लंदन में ही हुआ था। और जब गांधी जी ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया तो गांधी जी ने 11 सूत्री मांग रखी थी, उसको अंग्रेजों ने मना कर दिया, यानी कि माना ही नहीं। उन्होंने केवल इसीलिए हामी भर दी ताकि गांधी जी गोलमेज सम्मेलन में भाग ले लें, और जब उन्होंने माना नहीं तो कांग्रेस ने इसका भी बहिष्कार कर दिया। और फिर क्या हुआ, ये सम्मेलन भी असफल, क्योंकि इसमें कभी भी कांग्रेस ने भाग ही नहीं लिया। और उन्होंने जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था, जो कुछ समय के लिए स्थगित किया था, यानी कि बंद कर दिया गया था, उसे फिर से चालू कर दिया। तो यहाँ पर तीनों सम्मेलन खत्म होते हैं। तो अब हम देखते हैं पूना समझौता। तो पूना समझौता क्या है? जैसे 1930 में, 31 में और 32 में सम्मेलन हुए थे, तो 1932 में क्या हुआ, पूना समझौता हुआ। क्योंकि गांधी जी ने जब सविनय अवज्ञा आंदोलन दोबारा शुरू किया तो अंग्रेजों ने क्या किया, तो उन्हें जेल में डाल दिया। कहा कि जेल में तो यरबदा जेल में। क्योंकि गांधी जी ने जब सविनय अवज्ञा आंदोलन दोबारा शुरू किया तो अंग्रेजों ने क्या किया, तो उन्हें जेल में डाल दिया। कहाँ की जेल में डाला, तो यरबदा जेल में, ये पुणे में ही है। वहां पर गांधी जी को बंद कर दिया गया। उसी समय महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर जी के बीच में एक समझौता हुआ, जिसे हम पूना समझौता के नाम से जानते हैं। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अभी अभी एनटीपीसी का जो एग्जाम चल रहा था उसमें ये प्रश्न पूछा भी गया था कि जो पूना समझौता हुआ वो किस किस के बीच में हुआ था। तो याद रखिएगा, महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर जी के बीच में पूना समझौता हुआ था। कहाँ पर, तो यरबदा जेल में, क्योंकि उस समय गांधी जी को यरबदा जेल में बंद कर दिया था। और इसका परिणाम क्या निकला, क्योंकि जो ये समझौता हुआ अंबेडकर जी और गांधी जी के बीच में, इसका परिणाम क्या निकला, तो क्या हुआ, केंद्रीय विधानमंडल में दलित वर्ग के लिए सुरक्षित सीटें जो होती हैं उन्हें 18% बढ़ा दिया गया। आज भी आप देखते हैं ना कि जो राज्यसभा लोकसभा में एसटी कास्ट के हों या एससी जाति के लिए जो रिजर्व सीटें होती हैं, तो उस केंद्रीय विधान में दलित वर्ग के लिए सुरक्षित सीटों की संख्या बढ़ा दी गई। और जो प्रांतीय विधानमंडल था उसमें पहले दलित वर्ग के लिए 71 सीटें थीं और इसे बढ़ाकर 148 कर दिया गया। तो आप याद रखिएगा पूना समझौता। तो पूना समझौता के बाद, पूना समझौता कब हुआ, 1932 को हुआ। तो अब हम आते हैं 1940 में। तो 1940 में पाकिस्तान की मांग उठ पड़ी। तो पाकिस्तान की मांग किसने करी, ये देखते हैं। 24 मार्च 1940 को लाहौर का अधिवेशन हुआ था, जिसमें मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की मांग कर दी। मुस्लिम लीग के प्रमुख नेता कौन थे, अपने जिन्ना साहब थे, जिन्होंने मांग की थी कि हमें अलग पाकिस्तान चाहिए। उसके बाद 1947 को, यानी 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना आई। तो माउंटबेटन योजना के तहत उस समय वायसराय थे माउंटबेटन, जो कि, तो 3 जून 1947 को वायसराय माउंटबेटन ने भारत के विभाजन की योजना बनाई और उन्होंने भारत व पाकिस्तान को अलग कर दिया। तो भारत 15 अगस्त 1947 को अपनी आज़ादी बनाता है और पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को अपनी आज़ादी बनाता है। पाकिस्तान ऐसा मानता है कि मैं 14 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था, और जो भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा रेखा है उसे रेड क्लिफ रेखा कहा जाता है। जो आप ये देख रहे हैं इसी को ही हम रेड क्लिफ रेखा कहते हैं। तो उस समय 1947 को क्या हुआ था, ये आप देख रहे हैं, ये पश्चिम पाकिस्तान है और ये बांग्लादेश, जो कि पाकिस्तान से ही आज़ाद हुआ है, तो इसे पूर्वी पाकिस्तान कहते थे पहले। तो उस समय इसे रेड क्लिफ रेखा क्यों कहा जाता है, क्योंकि माउंटबेटन ने योजना रखी कि इन्हें अलग किया जाए, पर रेड क्लिफ को इसका कार्यभार सौंप दिया गया कि आप पूरे भारत का नक्शा, यानी कि भारत और पाकिस्तान को अलग कीजिए। वो बैठा, उसने नक्शा रखा। रेड क्लिफ कभी भी भारत नहीं आया, मतलब उसने ये नहीं देखा कि भारत में क्या है क्या नहीं, उसने नक्शा रखा। और जो भी इस तरह के थाने थे, मतलब कि उसने ये नहीं देखा कि भारत में क्या है क्या नहीं, उसने नक्शा रखा और जो भी इस तरह के थाने थे, मतलब सभी थानों को एक में कनेक्ट कर दिया। अब आप देखें ना कि आपका थाना अलग होता है, तो उसने यहाँ के सभी थानों को आपस में खींच दिया, लाइन खींच दी, और इधर बैठा और इधर भी लाइन खींच दी और यहाँ के भी थानों को मिला दी और कहा कि ये पूर्वी पाकिस्तान हो गया और ये पश्चिमी पाकिस्तान हो गया। और आप देख रहे होंगे कि उस समय कई लोगों के मकान पाकिस्तान में थे और खेत भारत में थे। इसी कारण
इसने तो केवल लाइन खींच दी कि ये इतने थाने हैं, सबको एक में कनेक्ट कर दिया और कहते हैं कि ये पाकिस्तान बन गया। उसको ये नहीं पता था कि भाई लोगों के खेत कहाँ हैं, घर मकान कहाँ हैं, कुछ नहीं, उसको कोई लेना ही देना नहीं था। बस उसने नक्शा रखा और भारत और पाकिस्तान का बंटवारा कर दिया। तो ये तो केवल मैं समझाने की दृष्टि से बता रहा हूँ, बस आपको ये याद रखना है कि इसे रेड क्लिफ लाइन कहा जाता है और माउंटबेटन योजना के तहत अलग किया गया था। तो इसके बाद आखिर में सबसे है भूदान आंदोलन। ये भी काफी इम्पोर्टेंट है। 1951 को विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन शुरू किया था। तो उन्होंने ये आंदोलन किया, इसके बारे में मैं अगर आपको बताऊं तो जब भारत आज़ाद हुआ था तो भारत की आज़ादी के बाद ये देखा गया था कि जो ज़्यादातर ज़मीनें थीं वो ज़मींदारों के पास थीं, क्योंकि उन्होंने कब्जा कर रखा था। और जो भारत के गरीब किसान थे उनके पास कोई भी ज़मीन नहीं थी। तो विनोबा भावे ने उनसे ज़मीनों को ज़मींदारों से दान देने के लिए कहा कि आप इनको दान दे दीजिए, और इसीलिए इसे भूदान आंदोलन कहा गया। तो इसमें ज़मींदारों ने किसानों को भूमि दान में दे भी दी थी। और सबसे पहले रामचंद्र रेड्डी ने सबसे पहले भूमि दान दी थी। इनका नाम याद रखिएगा क्योंकि इन्होंने सबसे पहले भूमि दान दी थी। इसीलिए इसे भूदान आंदोलन कहा गया, क्योंकि इसमें जमींदारों ने अपनी भूमि का दान दिया था। तो आज की वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है। कैसी लगी आपको वीडियो कमेंट में ज़रूर बताना, और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना ताकि मुझे पता चले कि मेरी वीडियो किस प्रकार की है।